हेलो एवरीवन। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। वैसे बता दूं कि इस चैप्टर की ये सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो में हम जनरल सी बात कवर किए थे, क्या क्या रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन कौन सा कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो सब बात कर चुके थे। सेकेंड वीडियो हम लोग बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आखिरकार सबसे पहले समझते इसका मतलब क्या होता है। ए कोमा बी का मतलब होता है बिलोंग टू आर। इसका मतलब होता है ए इज़ रिलेटेड टू बी। क्या है? ए इज़ रिलेटेड टू बी। इसको हम लोग बेसिकली ए का रिलेशन बी के साथ ऐसे लिख देते हैं, ए भी बिल्कुल इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ना, पूरा टाइप्स पढ़ना है। मतलब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है, आखिरकार कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, मतलब जब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, और क्या हो? सिमेट्रिक हो, और क्या हो? ट्रांजिटिव हो। क्या है? ट्रांजिटिव। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो ये तीन कंडीशन को शो करे। अगर तीन में से कोई भी एक कंडीशन को अगर शो नहीं करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किसको किस तरीके से समझना है। देखो, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आखिरकार इसकी क्या कहानी और क्या बात करनी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो अपने आप से रिलेशन बनाता है। देखो, रिफ्लेक्सिव मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होना, इससे मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। डेफिनेशन से या लिखावट से मैथ समझ में नहीं आती है जब तक उसके एग्जाम्पल नहीं बताए जाएं और जब तक क्वेश्चन ना किए जाएं। देखो, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो कहलाते हैं जो खुद के साथ रिलेशन बनाए, खुद के साथ। और मतलब खुद के साथ रिलेशन बनाना कंपलसरी है, दूसरों के साथ भी बना सकते हैं, वो एक ऑप्शनल है। जैसे मान लो हम कोई मान लेते हैं, सिंपल सा एक सेट मान लेते हैं। मान लो कोई सेट है, इसका नाम है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इक्विवेलेंस में हमें पढ़ना है कि हमें ए क्रॉस ए का करना है, मतलब सेट ए का रिलेशन विद सेट ए। तो सेम टू सेम हम लिख लेंगे 1 2 3। क्या है? 1 2 एंड 3। ये भी सेम टू सेम, मतलब ये समझ लो इसका ये जस्ट कॉपी है। मतलब दो बार हमने इसलिए लिखा ताकि यहाँ से रिलेशन जल्दी समझ में आ जाता है। कि जैसे देखो, खुद के साथ खुद का रिलेशन, मतलब ए 1 1 2 2 और 3 3। मतलब खुद के साथ खुद का रिलेशन होना कंपलसरी है। तो मतलब, और अगर दूसरों के साथ रिलेशन बनाए तो ऑप्शनल ए चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली शर्त जो है वो है कि खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। तो क्या हो गया? रिलेशन हो गया है। मतलब ये कोई रिलेशन था, जैसे इसका नाम बोल देते हैं R1। R1 मतलब कोई रिलेशन, जैसे चाचा भतीजे का, माँ बेटे का, बंदा बंदी का, ऐसे ये R1 एक रिलेशन है, वो इस टाइप का रिलेशन शो करता है। देखो, जैसे हम लिखते हैं कि 1 1, तुमने ऐसे कहा, क्या ये बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के साथ 1 का तो रिलेशन है, लेकिन 2 का 2 के साथ और 3 का 3 का साथ रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। मतलब कि अगर 3 एलिमेंट है तो 3 का 3 के साथ होना चाहिए। मतलब इतनी बात तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई दूसरा सेट होता है 1 2 3 4, इसकी जस्ट कॉपी लिखो 1 2 3 4। अगर इसको रिलेशन मतलब इस रिलेशन मतलब ए सेट में अगर रिलेशन होना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? जब 1 1 हो और 2 2 हो
3,3 हो और 4,4 हो, तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब हर एलिमेंट को अपने साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। अगर खुद के साथ रिलेशन नहीं मिलेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। मतलब खुद के साथ रिलेशन कहलाना होता है रिफ्लेक्सिव। मुझे उम्मीद है कितना तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना। मतलब इतना होना कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब ज़रूरत, और ये क्या है, ऑप्शनल है। कन्फर्म। अब जो दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, देखो जस्ट वेट, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया परेशान नहीं होना है, रेस्ट लो, दोबारा स्टार्टिंग से तो समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन कराए देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 7, 8, 9, क्या है 7, 8, 9। हमें चेक करना है कि हमारे पास ढेर सारे रिलेशन लिखे हैं, R1 7,7, इसके साथ 10, इसके साथ होगा 7, 8, 9 है। एक पेयर ये लिखा है 7,8, 8,8 और 8,9। R1 रिलेशन, एक रिलेशन ये रहा है, एक रिलेशन तुम्हारे पास ये रहा है। एक रिलेशन तुम्हारे पास ये रहा है। और एक चौथा रिलेशन तुम्हारे पास ये रहा है 8,8, 9,9, 7,8, 7,9। अब हमें पता करना है कि R1, R2, R3 और R4 में कौन कौन से रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए पहली कंडीशन क्या है कि खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। दूसरों के साथ हो ना हो ऑप्शनल, लेकिन खुद के साथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि अगर ये सेट है तो तुम्हारे पास, देखो इसको चेक करते हैं, 7,7, 7 के साथ 7 का है सही है। 7,8 ये ऑप्शनल है, इसकी कंडीशन नहीं सोचनी है, ये रहने दो। 8,8 कन्फर्म होगा, 7 हो गया है, 8 का भी हो गया है, 8,8 इसके। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्स मतलब R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 9,9 नहीं है। अगर इसके अंदर 9,9 होता तो रिलेशन क्या कहलाता? ये रिलेशन कहलाता रिफ्लेक्सिव। लेकिन R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 9,9 नहीं है। इसको चेक करते हैं, 7,7 वैलिड, 8,8 वैलिड, लेकिन ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 9,9 नहीं है। मतलब जितने एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। इसको चेक करते हैं, 7,7 कन्फर्म, 8,8 कन्फर्म, 9,9 कन्फर्म। मतलब ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब जो R3 है ये रिफ्लेक्सिव है। फिर हमारे पास आता है R4, 7,7, 8,8, 9,9। इतनी बात हो गई है, अपन यहाँ से खुश हो जाएंगे। आगे तुम्हें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चेक करो ना करो कोई मैटर नहीं होता, लेकिन इतनी अगर बात मिल जाती है अपन को तीनों एलिमेंट की, तो मतलब R4 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा बात करते हैं वो करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। क्या आखिरकार कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? इसकी सिंपल सी कंडीशन है, इफ़ जैसे देखो इसमें सब में सेम टू सेम के साथ कर रहे हैं। मतलब सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो इस सेट से रिलेटेड हैं। मतलब ए रिलेटेड टू बी। देखो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ ए कोमा बी इज रिलेटेड, इफ ए is related to B, then implies that B is related to B, A। बताता हूँ
चिंता नहीं करो, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। देखो इसका कहने का मतलब ये है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी तो बी इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए है। अगर ऐसी कंडीशन है तो देन ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो जैसे मान लो दो लोग हैं, ए इसका नाम रख देते हैं राजू, इसका नाम रख देते हैं राज। इसमें ऐसा लिखते हैं तो सेम टू सेम इसका ए मानेंगे राजू और राज। ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब कोई रिलेशन है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट का भाई है। तो अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना ही चाहिए, तो तब जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे देखो राजू रानी का भाई है, लेकिन रानी राजू का भाई नहीं है। रानी लड़की है, ये लड़का है। राजू रानी का भाई है, लेकिन रानी राजू का भाई नहीं है, बहन है। इसका मतलब है कि इस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। लेकिन देखो इसमें क्या कहलाएगा, राजू राज का भाई है तो राज भी राजू का भाई होगा। मतलब कि कोई है फैमिली जिसमें दो लड़के हैं, तो अगर राजू राज का भाई है तो राज भी राजू का भाई है। मान लो ये किस फैमिली की बात हो रही, जिसमें एक ब्रदर एक सिस्टर है। राजू तो रानी का भाई है, लेकिन रानी राजू का भाई नहीं है। इस टाइप का अगर इसमें कहते हैं कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ सेम रिलेशन होना चाहिए। इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आखिरी उम्मीदवार कौन बचता है? इसका नाम है ट्रांजिटिव। लेकिन हर बार की तरह अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैथमेटिकली भी लॉजिक दे देते हैं। जैसे मान लो कोई है 1 2 3, सेट ए है, इसका जस्ट सेट बी बना लो ताकि समझ में जल्दी आ जाता है। 1 2 3, मान लो हमने क्या रिलेशन बनाया है, R1 1,1। ये जो लिखते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए जाते हैं कि 1,1 और 1,2 और 1,3। एक रिलेशन ये रहा R2 1,2 2,1 और 1,3। ये दूसरा रहा है R3 1,3 3,1 2,2। ये तीसरा रिलेशन है। चौथा रिलेशन है क्या है, 1,1 2,2 3,3। ये चौथा है। एक पांचवा लिख लेते हैं, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2। देखो 3 हो गए हैं, और 2,3 3,1 3,2 और 3,3। ये 5वां हो गया है। अब हमें पता करना है कि आखिरकार कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए अगर 1,1 है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। मतलब 1,1 1,1 मतलब ए तो एक इसने तो फॉलो कर दिया, सेटिस्फाइड है। अगर ये 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 2,1 नहीं, तो ये रिलेशन
तो ये R1 जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक जगह कंडीशन फेल्ड तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फेल्ड पूरा फेल्ड। एक रिलेशन है R2, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 A है। फिर ये तो वही हो गया है। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3,1 नहीं, और R2 रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें आ जाते हैं। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। 3,1 हमने ढूंढा तो मिल गया, मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर 2,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है। देखो 2,2 और 2,2 इनको तुम सिंपल से ऐसा लिख सकते हो, ये इसके इक्विवेलेंट है। कोई दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लिखोगे काम चल जाएगा। मतलब ये वाला रिलेशन है R3 सिमेट्रिक है। फिर हम बात करते हैं 1,1, तो 1,1 होना चाहिए। 2,2 तो 2,2 होना चाहिए, ये वाला है। समझ रहा है क्या नहीं? ये तो कंफर्म हो गया है। 1,1 है तो 1,1, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। इसके अंदर ढूंढोगे 2,1 है, तुम कहोगे 2,1, मतलब ये चीज़ कन्फर्म। अगर ये 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, मतलब 3,1 ढूंढो, ये है, मतलब ये भी कन्फर्म। 2,2 में कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो हो जाता है। अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, तो 3,2 है, ये भी हो गया 3,3। इसका मतलब जो R5 है वो क्या है, वो ट्रांजिट मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब R5 अगर तुम देखोगे कि यही तो क्या है, यूनिवर्सल है। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, वो हमेशा सिमेट्रिक देखने को मिलेगा। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन यूनिवर्सल हो ये कोई गारंटी नहीं है। ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो, काफ़ी डिटेल में मज़ा आया हो, बिंदास आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर, ट्रांजिटिव। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब सेम रिलेशन से। अगर A B का भाई है तो B A का भाई होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। अगर यहाँ तक दिक्कत आई हो, वीडियो पॉज करो, रिवर्स में जाके एक बार रिवाइज़ कर लो। अगर रिवाइज़ नहीं करना तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो ताकि दिमाग प्रोसेसिंग कर ले। अभी हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक का तो वैसे बेसिकली नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा था। सिमेट्रिक मतलब कहाँ से बना, सिमेट्री से। सिमेट्री मतलब एक दूसरे की इमेज, मतलब A, B तो B, A होना चाहिए। कन्फर्म। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। क्या बात करते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में। उसके में है कि इफ़, मतलब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा। जैसे मान लो कोई सेट है A, तो बेसिकली हम लोग इक्विवेलेंस में A क्रॉस A का पढ़ते हैं, मतलब खुद का रिलेशन खुद के ही सेट के साथ, मतलब A का A के साथ ही रिलेशन है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर A, B है, देखो यहाँ से लिखते हैं, इफ़ A, B बिलोंग टू R, मतलब A इज़ रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू C, implies that A is related to C for all A, B, C belong to R। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर A का B के साथ रिलेशन है, मतलब A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, तो A का C के साथ रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन। जैसे सुनो, अगर देन इसके आगे ना, अगर A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भाई होना चाहिए। समझ रहे क्या नहीं? क्या है कि अगर A B का भाई है और B C का भाई है, तो A C का भाई होना चाहिए।
इसमें थोड़े बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसे हम लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं कहीं भी डाउट्स नहीं आएंगे। देखो, रिफ्लेक्सिव में ए के साथ ए का खुद के साथ होना चाहिए, सिमेट्रिक में ए का बी के साथ हो तो बी का ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसी है तो ऐसा होना चाहिए सिमेट्रिक में। अब ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। घबराने वाली बिल्कुल सी भी बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, सेम टू ए सेट है, इसका जस्ट 1 2 3। देखो, बहुत ही आसान मेथड है क्या, ट्रांजिटिव का, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो उससे पहले हम और अच्छे से बात करते हैं। जैसे मान लो हम रिलेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं। मतलब हमने R1 रिलेशन लिखा है, इसमें लिखा है 1, 2। इसमें बताना कि आखिरकार ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। और 3, 3 एक रिलेशन ये है, R2 रिलेशन है 1, 1 2, 2 3, 3। R3 है 1, 2, 3 और 3, 1। चौथा रिलेशन है 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ये 4 रिलेशन हैं और हमें चेक करना है कि आखिरकार बताओ बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। देखो यहाँ से चेक करते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। इसका मतलब ये है कि इतना हो गया है। ये बताओ जो 1 से है 2 है, यहाँ कोई नंबर दिख रहा है जो और 2 भी हो, नहीं हो ना। इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा गहराई से समझना इसको थोड़ा ढंग से। जो R1 रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तुम कहोगे कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेयर है 1, 2। यहाँ कोई दूसरा पेयर मिल ही नहीं रहा जो 2 से भी स्टार्ट होता हो। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन R1 जो है वो ट्रांजिटिव है। थोड़ा इसको दिमाग में सेट करने में दिक्कत होगी कि जैसे अगर ये कोई मान लो रिलेशन होता तो अगर सिंपल 1, 2 लिखा होता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है या फिर यूनिक सा एलिमेंट है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि थर्ड कंडीशन तो तब चेक करेंगे जब दूसरा एलिमेंट, जब दूसरा पेयर भी आए। यहाँ तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ही नहीं है, तो इसलिए एक क्या ये रिलेशन है ट्रांजिटिव। मतलब इसने तो इस पेयर ने ट्रांजिटिव वाली शो कर दी है। और 3, 3 अगर ये डबलेट आ जाए, एक चीज़ याद रखना, जो डबलेट होते हैं ना वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो डबलेट होते हैं वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और ऑलवेज क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसका मतलब जो R1 रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, यहाँ से क्लियर होगी बात। देखो 1, 1 इसका मतलब है डबलेट तो हमेशा सेटिस्फाइड कर देते हैं। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, कुछ भी हो, मतलब डबलेट हमेशा इक्विवेलेंस होते हैं। 1, 2, 2, 3, 3 इसका मतलब R2 भी क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आता है इस पे, यहाँ हम बात करेंगे डिटेल में। देखो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे डिटेल में बात R3 पे।
1,2 है, 2,3 है और 3,1 है। देखो पहला एलिमेंट, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 से स्टार्ट होने वालों को सबको हम बी रखेंगे। क्या रखेंगे? बी रखेंगे। इसका मतलब है कि इसको बी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी। अगर ये 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि R3 क्या नहीं है? R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव, वो ट्रांजिटिव नहीं है। और आगे बात करते हैं R4 पे। हमारे पास है 1,2, 2,3 और 1,3। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आए ना, यहाँ सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लो। देखो ए बी, मतलब जो 2 से स्टार्ट होगा उन सबको बी बोलेंगे, मतलब इसको बी, इसके बगल वाले को सी बोलेंगे। अगर 1,2 है और 2,3 है देन 1,3 होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या कर रहा है? शो कर रहा है। एक बात और याद रखना कि रिलेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे तुम 2,3 लिखो, 1,3 लिखो और 1,2 लिखो, या फिर लिखो 1,3 लिखो, 2,3 लिखो और 1,2 लिखो, ऑर्डर से कुछ भी मतलब नहीं होता है। अगर मान लो इसमें चेक हम कैसे करेंगे? इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं बी। इसका मतलब है कि बी से स्टार्ट होने वाले को हम, मतलब ऐसा पेयर ढूंढो जो बी से स्टार्ट होता हो। कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक सिंगल पेयर है तो ए ट्रांजिटिव है। अब इस पे बात करते हैं 1,3। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ग्रुप ढूंढो, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव शो कर रहा है। 1,2, देखो 1,2, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि आखिरकार 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर को हम बी बोलेंगे। इसका मतलब है कि 2,3 जो है ये बी होगा, ए सी होगा। क्योंकि 1,2 है, इसमें ए है, ए बी है। 2,3 है, ये बी है और सी है, तो 1,3 होना चाहिए। मतलब ए भी कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ओवरऑल ए क्या है? ट्रांजिटिव है। 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर हमें नहीं मिला तो ये ट्रांजिटिव है। 2,3 ये भी ट्रांजिटिव, मतलब ये भी तो ट्रांजिटिव है ही। थोड़ा बहुत यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलो जो अभी तुम्हें आ रहा कि इसको कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई रिलेशन रखा R6, 1,2, 2,3 और 2,1 और 1,3। ये बात इस पे आ जाते हैं। चेक करना स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। देखो 1,2 ए, इसको बोल देते हैं बी। इसका मतलब है जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबको बी बोलेंगे। मतलब इसको बी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि 1,2 से एक कहानी साइड पहुंच गई है। 2 ए बी है, तो जो 3 आ रहा है ये वाला, इसको सी बोलेंगे। एक कंडीशन ये आ रही है 2, इसको बी बोलेंगे तो 1 को सी बोलेंगे, तो सी हो रहा है। क्या हो रहा है? सी हो रहा है। यहाँ से अब देखते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो अगर
इसको तुम देखना चाहते हो कि ट्रांजिटिव है, ए कोमा 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1,3 तो प्रेजेंट है। अगर 1,2 है और 2,1 है तो 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस वाले रिलेशन में 1,1 प्रेजेंट ही नहीं है। क्या नहीं है? 1,1 प्रेजेंट ही नहीं है। इसका जो R6 है, R6 वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है? R6 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर 1,1 प्रेजेंट नहीं है। जैसी एक कंडीशन गलत होती है, आगे कंडीशन सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रांजिटिव थोड़ा कठिन लगा होगा, थोड़ा ट्रिकी लगा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वीडियो बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस, समझ गए ना? इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहलाते हैं जो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन को शो करता है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बेटा क्या देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2, क्या देखो एग्जाम्पल नंबर 2, NCERT एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है कि मान लो कोई R रिलेशन है, तो इस तरीके से लिखा गया है कि T1, T2 such that T1 is congruent of T2। हमें चेक करके बताना है कि ये वाला रिलेशन, क्या जो R रिलेशन है ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं। तो मतलब जो R रिलेशन, इसका नाम रख दिया हमने चिंटू। तो हमें पता करना है कि जो ये चिंटू वाला रिलेशन है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि T, T1, ये बताओ T, T1 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ T1। ये बताओ हर ट्रायंगल अपने का तो कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब है कि ये वाला चिंटू रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने ट्रायंगल का रिफ्लेक्सिव कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ये तो रिलेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहलाता है कि T, T2 such that T1 is congruent of T2, then T2 is congruent of T1, then T2 is congruent of T1। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तब ये सिमेट्रिक माना जाएगा। देखो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? 101% होगा। अगर ये ट्रायंगल बी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है तो बी ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल होता है। वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, जो गलती से 9th क्लास की अगर किसी को याद हो तो फिर समझ लेना कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब ये है कि अगर T1 T2 ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T3 का और देखो T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, तो इसको समझते हैं। अगर ये ट्रायंगल बी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है और बी ट्रायंगल सी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो 101% ए ट्रायंगल सी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा ही। क्या होगा? होगा 101% होगा। इस बात को याद रखना। तो मतलब कि जो चिंटू वाला रिलेशन था, ये वाला ये रिलेशन, ये चिंटू मतलब R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो R है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इसने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर दी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्या बात करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। मतलब कोई रिलेशन जिसका नाम है आर, उसमें कुछ कहानी इस प्रकार की कि L1 और L2 मतलब ये दो लाइन्स हैं, सच दैट लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब ये देखना है कि आखिरकार ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है कि नहीं। मतलब आखिरकार ये ऐसे आरटी क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ऐसा होता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या बताओ, कोई लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर रिलेशन इसका नाम रख देते पिंटू। मतलब पिंटू रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? कि L1 जो है वो खुद का परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L2 का परपेंडिकुलर है तो L2 को L1 का परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे L1 जो है इस L2 के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो तुम देखोगे कॉपी को घुमा के ऐसे घुमा के देखोगे कि जो ये L2 है वो L1 का भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये जो पिंटू रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं वो करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगर इसकी कंडीशन है L1 L2 का परपेंडिकुलर है और L2 L3 का परपेंडिकुलर है, तो L1 देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। मतलब L1 को L3 का परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। देखो, L1 इज परपेंडिकुलर L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये L1 है, L2 है। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इसको बोल देते हैं L3। क्या L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है बाबा, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है जो पिंटू रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है? वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब बात समझ में आएगी। जो पिंटू मतलब आर रिलेशन है वाला, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ट्रांजिटिव है। दो नहीं है, सिर्फ एक है। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक डाउट्स फिर भी रह गया होगा एग्जाम्पल नंबर 5 का। एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हें कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें क्या करना है? A - A/2 होता है, ये पॉसिबल है? तुम कहोगे हाँ होता है, तो ये सही है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। और सिमेट्रिक के लिए है कि A - B इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर A - B इज़ डिविजिबल बाई 2 होता है देन B - A/2 डिविजिबल भी होता है। अगर A - B 2 से डिवाइड होता है तो B - 2 भी B - A 101% 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया है। अब आती ट्रांजिटिव की बात। अगर A - B है, मतलब A - B 2 से डिवाइड होता है और B - C भी 2 से डिवाइड होता है तो 101% A - C 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 5 हल्का फुल्का समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा हद में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें कराएंगे एक्सरसाइज बहुत ही मज़ेदार तरीके से, तो वहाँ तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक स्टडी करते रहो। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम